बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करूंगी यूनिट नंबर 4 जिसका टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशंस पढ़ी होंगी जिसमें अलजेब्राइक इक्वेशंस भी हैं, एक्सपोनेंशियल भी हैं, लॉगरिथमिक भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हैं, ट्रांसेंडेंटल भी हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइप्स की आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम जिन इक्वेशंस की बात करेंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको बहुत डीपली डिस्कस करूँगी, इस तरह से डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जिस तरह की मर्ज़ी मुश्किल MCQs आ जाएं, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। अब आपको पता है कि फेडरल बोर्ड का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो चुका है, अब MCQs की वेटेज भी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो 100% क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ऐसी इक्वेशंस जिसमें किसी भी अननोन फंक्शन का कम से कम वन डेरिवेटिव या डिफरेंशियल मौजूद हो तो वो इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। जैसे ये पहली एग्जांपल देखें, इस इक्वेशन में dy/dx मौजूद है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, यानी कि एटलीस्ट वन डेरिवेटिव तो होना चाहिए। अब ये दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें क्लियरली dy/dx तो नहीं है मगर इसमें डिफरेंशियल्स मौजूद हैं, यानी कि dy भी मौजूद है और dx भी मौजूद है। आई होप आपको पता होगा कि ये जो सिंबल हैं dy और dx ये डिफरेंशियल्स कहलाते हैं। और dy का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y और dx का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो ये मैंने आपको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाई है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कितनी टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस की टू मेन टाइप्स होती हैं। एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ODE भी लिखते हैं, और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PDE भी लिखते हैं। अब ये जो फर्स्ट टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें एक्चुअली होता ये है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है और इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। बस सिंपल वर्ड्स में याद कर लें कि जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो वेरिएबल न्यूमरेटर में होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पर x जो है वो डिनोमिनेटर में है, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्योंकि न्यूमरेटर में है इस वजह से ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, डिनोमिनेटर में x भी है, डिनोमिनेटर में y भी है, यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? x और y, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ वन है जो है z, यानी कि इस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। वैसे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, x y z t कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब क्योंकि आपके सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है तो इसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपना पूरे का पूरा फोकस जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर ही रखेंगे, और इनको हम बार बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं कहेंगे, इसको सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कहें तो आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें मैं सबसे पहले आपको बेसिक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस की हेल्प से ऑर्डर एंड डिग्री को एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद थोड़े से डरावने और मुश्किल किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिखाऊंगी और उनकी भी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के तरीके आपको बताऊंगी। अगर आप लोग इस टॉपिक में भी प्रो होना चाहते हैं तो आपने इंट्रोडक्शन में से कोई चीज़ भी मिस नहीं करनी, क्योंकि ये MCQs ना सिर्फ आपके फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे बल्कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इस तरह के MCQs आते हैं। ऑर्डर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई होती हैं आपने उसमें सिर्फ डेरिवेटिव देखना है। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना वो ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे इस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यही एक ही इकलौता डेरिवेटिव है और उसका ऑर्डर जो है वो 1 है।
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए, इसमें दो डेरिवेटिव्स हैं लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, ठीक है। इसको आपने नहीं देखना, ये उसकी पावर है, ठीक है। अंदर वाला डेरिवेटिव देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये वाला है और इसका ऑर्डर है 2। अब थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए, आपने सिर्फ डेरिवेटिव देखने हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं देखनी। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इनको तो हमने लेना ही नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, तो ऑर्डर है यहाँ पर 3। अब यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री को फाइंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इन एग्जाम्पल्स में तो डिग्री हम फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस आएँ तो तब डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैं इन एग्जाम्पल्स के बाद आपको बताऊंगी। सबसे पहले बेसिक रूल ये है कि आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को देखना है, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये डिग्री की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इन एग्जाम्पल्स के बाद मैं आपको प्रॉपर रूल लिखवा दूंगी। अब बेसिक बात जो मैंने आपको बताई है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये वाला है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है। अब इस वाली मतलब इक्वेशन में देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला था, तो हमने इसकी पावर को देखना है और किसी डेरिवेटिव की पावर को नहीं देखना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर भी यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पे भी डिग्री 1 है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा था, ये वाला था, ठीक है ना। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है जो कि यहाँ पर 2 है, तो डिग्री यहाँ पर 2 है। अब जैसे मैंने आपको बताया तो ये सिंपलेस्ट सी एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि डिग्री फाइंड आउट करने का एक्चुअल रूल क्या है। डिग्री की ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी गई है। ये डेफिनेशन कहती है डिग्री इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर कन्वर्टिंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म इफ़ पॉसिबल। कि डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो होगी मगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है मगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे पॉलिनोमियल का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में स्पेशल इसको मेंशन किया गया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखकर हम समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं। तो आप इन पॉइंट्स को अब नोट कर लें। अब यहाँ पे पहला रूल देखिए, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई होगी उसमें आपने सिर्फ डेरिवेटिव्स को देखना है। डेरिवेटिव्स की पावर जो होगी वो पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगी। तो फिर आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को कहेंगे डिग्री। तो इसमें डिग्री है 3। सेकंड नंबर पे है किसी भी डेरिवेटिव के ऊपर कोई फ्रैक्शनल या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, कोई रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें इस डेरिवेटिव के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है इसलिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे देखें इस डेरिवेटिव के ऊपर रेडिकल साइन है इसलिए पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे इनकी फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल साइन को ख़त्म कर सकें। अगर हम इनको ख़त्म कर सके तब ही हम फिर इनकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। और कई दफ़ा बड़ी आसानी के साथ फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल साइन जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हम आसानी से डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। अभी ये देखिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे रेडिकल साइन तो है मगर y के ऊपर है, यहाँ पे x और y के ऊपर है। तो हमें x और y से कोई लेना देना नहीं है, ये जो मर्ज़ी करते फिरें। हमारा कंसर्न सिर्फ डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव के ऊपर रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल फॉर्म में या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो हैं इनकी पावर पॉजिटिव होल नंबर है इसलिए ये पॉलिनोमियल हैं, हम इनकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी डिग्री जो है वो 2 है और इसकी डिग्री जो है वो 1 है। थर्ड पार्ट है नो डेरिवेटिव इन ट्रांसीडेंटल फंक्शन, यानी कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें dy dx के साथ साइन है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है।
जब तक आप इसका साइन ख़त्म नहीं करते तब तक आप इसकी डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें, ये पोलिनोमियल फॉर्म में है क्योंकि यहाँ साइन तो है मगर एक्स के साथ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स और वाई के साथ बेशक ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो है यहाँ पर 3। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 हम लिखेंगे। अब ये भी पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है क्योंकि e की पावर में dy/dx आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, ये पोलिनोमियल फॉर्म में है क्योंकि y के साथ लॉग है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x और y के साथ ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ सकते हैं, बस डेरिवेटिव के साथ नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी जो पावर है वो 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है। क्लास पे इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, ये देखिए, नो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डेरिवेटिव। यानी कि अगर आपके पास इस तरह डेरिवेटिव दिया गया हो, देखिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है मगर इसकी पावर बढ़ती जा रही है कि ख़त्म नहीं हो रही, समझ लें इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ऐसी सूरत में भी जो डिग्री होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। याद रखिए, अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ ज़्यादा आएंगे क्योंकि उनकी वेटेज बढ़ चुकी है, चाहे वो फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, तो याद रखिए आपको कोई सिंपल से बच्चों वाले एमसीक्यूज़ नहीं आने वाले, आपको ट्रिकी एमसीक्यूज़ आएंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो भी इस एक्सरसाइज में हैं वो आपको क्लियर हो सकें। आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है वो 100% हो जाए। उसी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी डिस्कस कर लूँगी, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 में आप ऑर्डर, डिग्री और लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। यानी कि मैं एक तीर से 3 शिकार करना चाहती हूँ। चलें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा गौर से समझ लीजिए। सबसे पहले एक बात याद रखें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियरिटी को डिस्कस करने से पहले आपको ये देखना होगा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और जो वेरिएबल न्यूमरेटर में होगा वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जो लीनियरिटी होती है ना वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव के लिहाज से देखी जाती है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियरिटी को चेक करने के लिए आप इन 3 रूल्स को फॉलो कर लें तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी बेस्ट हो जाएगा। अब इन रूल्स को मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर लेती हूँ। पहला रूल है कि पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि यहाँ पर y है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन में होंगे उनकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, इसमें ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है मगर इसकी पावर 1 है। ये दूसरा डेरिवेटिव है, इसकी भी पावर 1 है। अब यहाँ पे y है, y को भी यहाँ पर हमने देखना है, उसकी भी पावर 1 है। अब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पर y है उसकी पावर भी 1 हो और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं उन तमाम डेरिवेटिव्स की भी पावर 1 हो, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें आपको नज़र आ रहा है y की ही पावर 2 आ चुकी है, क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, इस वजह से यहाँ ही पर ये जनाब लीनियर नहीं रहा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर तो 1 है मगर यहाँ पे क्योंकि वाई स्क्वायर है, y की पावर स्क्वायर है, इस वजह से ये लीनियर नहीं है। रूल नंबर 2 है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों। जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें y और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा, चाहे इनकी पावर 1 ही क्यों ना हो। लेकिन जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर ये लीनियर फंक्शन नहीं रहेंगे। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें एक्स के जो है वो dy/dx के साथ मल्टीप्लाई है मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x की हमें कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए,
x बेशक मल्टीप्लाई हो जाए, उससे उसकी लीनियरिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे dy बाई डी एक्स की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो बस फिर ये लीनियर फंक्शन है। अब थर्ड रूल ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पर y है उसको और उसके डेरिवेटिव को किसी भी टाइप के ट्रांसीडेंटल फंक्शन का हिस्सा बनकर नहीं आना चाहिए। यानी कि जैसे ये साइन कॉस टेन और इसके इन्वर्स या ई वगैरह हैं, इसके साथ y या dy बाई डी एक्स इस तरह के डेरिवेटिव नहीं लगे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में टेन इन्वर्स के अंदर y आ चुका है, इस वजह से ये नॉन लीनियर है। दूसरी एग्जाम्पल में साइन इन्वर्स के अंदर dy बाई डी एक्स आ चुके हैं, इसलिए ये भी नॉन लीनियर है। अब यहाँ पे देखिए इस डेरिवेटिव की पावर तो 1 है मगर लॉग के अंदर y आ चुका है, इसलिए ये भी नॉन लीनियर है। अब जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये लीनियर फंक्शन है। अब आप कहेंगे इसमें टेन इन्वर्स आ चुका है, तो बेटा ये टेन इन्वर्स आया तो है मगर उसके साथ x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई कंसर्न ही नहीं है। यानी कि x के साथ कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ जाए उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ किसके साथ ही आना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y और उसके डेरिवेटिव के साथ नहीं आना चाहिए, इसलिए ये वाला लीनियर फंक्शन है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। अब फर्दर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स जो हैं मैं जैसे आपको बताया है कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और उनके सोल्यूशन बताऊंगी, उसमें मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स दूंगी। नो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हमने इनका ऑर्डर और इनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। लेकिन मैं इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये भी साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। अब देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ऑर्डर है 2। अब हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री आपको मालूम है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। डिग्री के लिए हमने सिर्फ डेरिवेटिव्स देखने होते हैं और कुछ भी नहीं देखना होता। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री 1 है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं। उसके लिए आपको पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पर y है उसकी पावर को भी देखना होता है और उसके डेरिवेटिव्स की पावर को भी देखना होता है। यहाँ पे देखिए इन तमाम की पावर जो है वो 1 है, तो पहला रूल तो पूरा हो गया है। अब हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल में कहा जाता है कि y और उसके डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो सेकेंड रूल भी फॉलो हो गया। थर्ड रूल ये है कि किसी भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन का y और उसका डेरिवेटिव हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो वो भी यहाँ नहीं है क्योंकि cos के साथ x है, यानी कि x हो सकता है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए x के साथ चाहे cos हो, चाहे e हो, चाहे log हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ये हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को देखना होता है, तो इसके लिए इसकी पावर देखी तो वो भी 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी शो करूं तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर 1 है, एक ही डेरिवेटिव है, उसकी पावर अब हम देखेंगे तो पावर भी 1 है, तो डिग्री 1 है। अब ये नॉन लीनियर फंक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर y और dy आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इक्वेशन नॉन लीनियर हो गई है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ब्रैकेट के अंदर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि y के ऊपर डबल डैश है, डबल डैश का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ऑर्डर है 2,
डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है, इसकी पावर है 3 तो डिग्री है 3। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे देखें y की पावर तो 1 है, y डैश की पावर भी 1 है, लेकिन y डबल डैश की पावर 3 है, तो इन तमाम की पावर 1 होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। सो ये हो गया नॉन लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन को देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम इसका ऑर्डर। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री के लिए हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। अब इसकी पावर क्या है, 1 है। कोई भी पावर ना लिखी हो तो आपने 1 ही कंसीडर करना है, तो डिग्री 1 है। अब ये इक्वेशन नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पर देखिए y और डबल डेरिवेटिव डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ठीक है। ये y डबल डैश का मतलब क्या है आपको पता ही है ना, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब ये y और y डबल डैश आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इक्वेशन नॉन लीनियर होगी। सो ये इक्वेशन नॉन लीनियर है। नाउ फिफ्थ पार्ट, इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर लेते हैं, तो फिर हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, किसी और डेरिवेटिव की पावर नहीं देखनी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पर y डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नौ सिक्स पार्ट, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस एग्जांपल्स जो हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी ताकि आप डिफरेंट टाइप के MCQs जो हैं प्रिपेयर कर सकें। अब आपको पता है ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, वैसे तो हम इसका ऑर्डर तो डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये देखें ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है ना, तो इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्केयर रूट है तो इस स्केयर रूट को हटाना होगा। तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि डिग्री हमेशा हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को लेते हैं, तो अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है और उसकी पावर ये वाली है, तो हमारे पास डिग्री हो जाएगी 2। अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर देखें इस डेरिवेटिव की पावर भी 2 है, इस डेरिवेटिव की पावर भी 2 है। अगर इनकी पावर 1 होती तो हम कहते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि अब इनकी पावर 2 है इस वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप मैंने इंट्रोडक्शन में जो आपको लीनियरिटी के रूल्स बताए हैं वो आपने समझ भी लिए हैं और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर लिए हैं। सेवन्थ पार्ट काफ़ी लंबी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। सबसे पहले हमने ऑर्डर देखना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, इसमें ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका ऑर्डर है 4। अब इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बस उसकी पावर 5 है, ठीक है, इसलिए ये वाला नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है। इसके बाद हमने डिग्री देखनी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही देखना होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, तो यहाँ डिग्री 1। अब हमने देखना है लीनियर या नॉन लीनियर। अब यहाँ पे कोई कहीं भी y और dy आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए उस हिसाब से तो इस इक्वेशन में कोई मसला नहीं। अब हम इसकी पावर देखते हैं, इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर b 1 है, यहाँ पर y की पावर b 1 है, यहाँ पर y की पावर b 1 है, बस यहाँ पर इस डेरिवेटिव की पावर 5 है जिससे मसला खड़ा हो गया है। अगर यहाँ पे भी पावर 1 होती तो फिर ये लीनियर इक्वेशन ही होती, लेकिन इसकी वजह से अब ये नॉन लीनियर हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हैं, वो आपने एलिमिनेट करने हैं।
अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या हैं? आप लोगों ने जनरल कांस्टेंट्स तो पढ़े होंगे, जैसे कि अगर आपकी इक्वेशन में इस तरह से कोई नंबर या कोई फिक्स्ड वैल्यू दी गई हो तो आप उनको कांस्टेंट कहा करते थे। ये वैल्यू फिक्स्ड होती थी, इसको आप चेंज नहीं करते थे। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी एक्चुअली कांस्टेंट ही होता है, मगर इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो हमें पहले से गिवन नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फैमिली ऑफ कर्व्स, और आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दी गई है जिसमें फैमिली ऑफ सर्कल्स को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जैसे जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट सॉल्यूशंस, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो मैं अलहदा से इनकी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी ताकि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर कर सकें। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोगों ने इनको ज़रूर समझना है। अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ और इसके साथ साथ भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ आती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्योंकि हमने गिवन इक्वेशंस की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल याद रखें कि जो भी इक्वेशंस आपको दी गई हों, आपने सबसे पहले देखना है उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए आपने उस इक्वेशन की 2 टाइम डिफरेंशिएशन करनी, और अगर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो तो फिर उसी तरह से उनको यानी कि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करने के लिए 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करनी होगी। इसी तरह से एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो तो अगर उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो उसी तरह से फिर आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंशिएशन और फिर ओरिजिनल फंक्शन की हेल्प से उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करेंगे। अब रिवर्स प्रोसेस में यानी कि अगर आपको इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल फंक्शन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो अब जैसे इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ओरिजिनल फंक्शन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। अब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है ओरिजिनल फंक्शन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। और इसमें देखें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल फंक्शन में अकेला 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, और इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। तो एमसीक्यूज़ में इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी जा सकती है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से उसके ऑर्डर को देखकर आपको ये बताना होगा कि ओरिजिनल फंक्शन जो होंगे उनमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है इसमें पार्ट 1 और पार्ट 3 तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक्चुअली जो पार्ट 2 और पार्ट 4 है ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस हैं, यानी कि ये जनरल फॉर्म नहीं है। यहाँ पे देखें, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म इस तरह से होती है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, और इसी तरह से ये भी रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, उसकी जनरल फॉर्म इस तरह से होती है। एनीवे अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इनमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं, और एक्चुअली अभी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह से आपकी बुक के एंड पे आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन ये वाले पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी डिबेटेबल हैं। इनको मैं अलहदा से एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। नो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब ये देखिए, ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और मजबूरी तौर पर इसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहेंगे। अब हमने इसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हैं वो रिमूव करने हैं। इसमें देखिए वेरिएबल x है तो हम इसलिए इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखिए a b c जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस वजह से मैं इनको डेरिवेटिव से पहले लिख लेती हूँ। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव लें तो ये एज इट इज़ आएगा, a भी साथ एज इट इज़ आएगा, b भी साथ एज इट इज़ आएगा। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव लें, ठीक, इसकी पावर में अकेला x नहीं है बल्कि -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 जो है वो स्टार्ट में आएगा, फिर साथ e की पावर -x एज इट इज़ आएगा। आई होप आप लोगों को डेरिवेटिव लेना बहुत अच्छे से आ चुका होगा। अभी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। dy बाई dx को मैं y डैश से शो करती हूँ। अब हम एक डेरिवेटिव ले चुके हैं, हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। दोबारा से हम डेरिवेटिव लेते हैं तो
इसकी जगह पर हम y डबल डैश लिखेंगे। ये a जो है एज इट इज़ आएगा, क्योंकि अभी ये कोफिशिएंट बना, ये कांस्टेंट जो एज ए कोफिशिएंट आ रहा है। तो अब e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x ही आएगा, माइनस b एज इट इज़ आएगा। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लें तो फिर माइनस e की पावर माइनस x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा जो है वो ओरिजिनल फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसकी जगह पर ये लिख सकती हूँ y माइनस सी, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन में से मैं y माइनस सी लिख लेती हूँ इसकी जगह पर। मगर फिर क्या होगा कि मुझे दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि c जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगेन एक कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है, मैं एक और डेरिवेटिव ले लूँ यहीं पर, इक्वेशन नंबर 2 का अगेन डेरिवेटिव ले लूँ। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, ये देखें ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है। यहाँ पे a एज इट इज़ आएगा, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव लेंगे वो भी एज इट इज़ आएगा, प्लस b एज इट इज़ आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x आ जाएगा। तो एक्चुअली ये चीज़ देखें क्या बन जाएगी, माइनस b e रेज़ टू पावर माइनस x। अब ये देखिए ये वाली चीज़ किसकी इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ये इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, y डैश की इक्वल है। तो अब हम इसकी जगह पर यहाँ y डैश लिख लेंगे। y डैश को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। सेकेंड पार्ट ये देखें, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें b जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये देखिए इसमें वेरिएबल x है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसको y डैश से शो करते हैं। cos का डेरिवेटिव लें तो वो माइनस साइन में चेंज होता है, x प्लस बी। अब ये देखिए इसका जो एंगल है वो सिंपल x नहीं है, तो अगर हम इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लें, आपको पता है जब भी साइन और कॉस का एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अकेला x नहीं होता, तो हम उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लें, ये देखिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर d बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर b का डेरिवेटिव लेंगे। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर 1 आएगा। ये क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस 0 आएगा, तो मैं इस ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस 0 लिख लेती हूँ। अब हम माइनस साइन x प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव ले भी लें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसके एंगल का डेरिवेटिव ना भी लूँ तो आप समझ जाएगा कि उसकी वैल्यू क्योंकि यही आनी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो वैल्यू एक्चुअली ये ओरिजिनल फंक्शन वाली आ जाए, तो मैं एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लूँगी। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस साइन स्टार्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा और यहाँ पे देखिए ये माइनस तो एज इट इज़ आएगा। साइन का डेरिवेटिव लें तो ये चेंज हो जाएगा कॉस x प्लस बी में, और फिर इस एंगल का x प्लस बी का अगर दोबारा डेरिवेटिव ले भी लें तब भी हमारे पास वैल्यू 1 प्लस 0 ही आएगी, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो y डैश एक्चुअली माइनस कॉस x प्लस बी के इक्वल हो चुका है, और कॉस x प्लस बी किसके इक्वल है, ये देखें ओरिजिनल फंक्शन को देखें, ये एक्चुअली y के इक्वल है। तो इसकी जगह पर हम y लिख लेते हैं। y को दूसरी तरफ ले जाएं तो y यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। नो पार्ट 3, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, इसके अलावा ये लीनियर इक्वेशन भी है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो m रह जाएगा, इसका लेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए मैं इस तरह से भी शो कर देती हूँ, dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो 0।
सो वाई डैश इज इक्वल टू एम, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट ही रहा है जो कि m है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो यही फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म हो चुके हैं। नाउ पार्ट 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें वेरिएबल x है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी जगह वाई डैश लिखूंगी, b एज इट इज़ आएगा, x के का डेरिवेटिव लें तो 2x आएगा, इसमें 2a एज इट इज़ आएगा, x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा। अब इसमें स्टिल a कांस्टेंट भी है और b भी है, तो इक्वेशन 2 का हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे y डबल डैश आ जाएगा। 2b कांस्टेंट है मगर इस वक्त एज ए कोफिशिएंट है जब तक x ख़त्म नहीं हो जाता। dx का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा। अब ये कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। यहाँ पे y डबल डैश 2b के इक्वल आ चुका है, यानी कि हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया तब भी इसमें अभी भी एक कांस्टेंट मौजूद है। तो फिर हमें यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एक्चुअली वैल्यू आती है 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो फाइनली हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। यही आंसर आपकी बुक के एंड पर है। लेकिन जैसे मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि ये पार्ट 2 और पार्ट 4 जो है वो डिबेटेबल है, क्योंकि इसमें एक्चुअली एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो उसके हिसाब से इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए थी। इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, उस हिसाब से इसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए थी। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर्स दिए गए थे मैंने उनके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इनको मैं डिस्कस करूंगी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक अलग सी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डिस्कस करूँगी और उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करूँगी। तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लूँगी, इसको भी और इसको भी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। Question number 3. Verify that indicated function is a solution of the given differential equations. इस क्वेश्चन में हर पार्ट में एक एक आपको फंक्शन दिया गया है। जैसे पार्ट 1 में देख लीजिए, ये वाला आपको फंक्शन दिया गया है। आपको पता है y को हमेशा हम f ऑफ x से शो करते हैं। तो ये वाला फंक्शन आपको दिया गया है पार्ट 1 में और ये दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपने वेरीफाई करना है कि ये वाला जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, y की वैल्यू को और फिर इस तरह इसी y की हेल्प से डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। फिर आपने y की वैल्यू को और इस y की हेल्प से जो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया होगा उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। और फिर देखना है अगर लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये वाला जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इसी तरह से आपने उस तमाम पार्ट्स करने हैं। अब ये फंक्शन दिया गया है, अब हमने इस फंक्शन की हेल्प से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर मैं e की पावर को इस तरह से लिख लूँ -1/2x तो आपको समझने में आसानी होगी। e की पावर जो है उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है -1/2। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और इसके बाद e की पावर -1/2x एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसकी वैल्यू आई है -1/2 e की पावर -x/2। हमारे पास y की वैल्यू भी है, y डैश की वैल्यू भी है। अब हम इस इक्वेशन नंबर ए में ये तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं। y डैश की वैल्यू पुट की, अब y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 2 इससे कट जाएगा तो ये वैल्यू बचती है। अब ये देखें सेम टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट में ये फंक्शन दिया गया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लीजिए, हमें एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो मैं दोनों के साथ अलग-अलग डेरिवेटिव लिख लेती हूँ ताकि मेरे बच्चों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए
ई की पावर है 3x, तो 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ई की पावर 3x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है। अब ये 10 तो एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे देखिए ई की पावर 2x है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 स्टार्ट में आएगा और साथ फिर ई की पावर 2x एज इट इज़, तो यहाँ हो जाएगा 20 ई रेज़ टू पावर 2x। अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी। अब ये दोनों चीज़ें हमने इक्वेशन ए में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है। सबसे पहले dy बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं, फिर माइनस साइन और 2 और y की जगह पर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -2 ई रेज़ टू पावर 3x माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20 ई रेज़ टू पावर 2x। ये टर्म्स तो कट जाएंगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब ये देखिए 3 टाइम्स ई रेज़ टू पावर 3x और ये है 2 टाइम्स ई रेज़ टू पावर 3x, तो ये 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें तो ई रेज़ टू पावर 3x 1 टाइम बच जाता है। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ चुकी है। सो यही हमने चीज़ प्रूफ करनी थी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कुछ बच्चे इस तरह की सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए आसानी के लिए मैं बता देती हूँ। अगर आप इस तरह भी समझें, जैसे इन दोनों टर्म्स के साथ ई रेज़ टू पावर 3x है, तो मैं उस टर्म को ई रेज़ टू पावर 3x को कॉमन ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 3 माइनस 2, तो अब ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ई रेज़ टू पावर 3x ही रहता है। तो जिन बच्चों को इस तरह की सब्ट्रैक्शन कंफ्यूजिंग लगती है तो उनके लिए ये चीज़ मैंने प्रूव की है। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नो पार्ट 3, ये हमें फंक्शन दिया गया है और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, तो हमने इस फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और फिर जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तब फिर हम उसकी वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 यानी कि फ़ंक्शन का हम डेरिवेटिव लेने लगे। आपको याद ही होगा कि tan x का डेरिवेटिव लें तो सीकेंड स्क्वायर x आता है, लेकिन यहाँ पे tan 5x है। तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम इसको सीकेंड स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर 5x। अब क्योंकि इसका एंगल जो है वो 5x है, अगर एंगल सिंपल x होता तो हम फिर एंगल का डेरिवेटिव ना लेते, लेकिन अब क्योंकि एंगल में 5 भी है तो इसलिए हमें इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब 5x का डेरिवेटिव लें तो आपको पता है 5 आंसर आएगा, और ये 5 इस 5 से जो कि ऑलरेडी कोफिशिएंट में मौजूद था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखें, जो भी वैल्यू आती है एंगल का डेरिवेटिव लेने के बाद उसको आपने हमेशा कोफिशिएंट में मौजूद जो भी नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कोफिशिएंट में कोई नंबर मौजूद नहीं है तो फिर आपने उसको एज ए कोफिशिएंट लिख लेना होता है। आपने उसको गलती से भी इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। सो अब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो हमारे पास y डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज़ इक्वेशन ए में पुट करते हैं। सबसे पहले y डैश की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर 25 एज इट इज़ और y स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर लेना है। तो 5 का स्क्वायर लें तो 25 हो जाएगा, यानी कि जो स्क्वायर है ये यहाँ पर 5 के ऊपर भी आएगा और tan 5x के ऊपर भी अलग-अलग से आएगा। तो 5 के ऊपर आएगा तो 25 बन जाएगा, और tan के ऊपर आएगा तो tan स्क्वायर 5x बन जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 25 को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 5x। अब आपको एक आइडेंटिटी तो याद ही होगी, अगर आपके पास इस तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर x हो तो आप उसकी जगह पे सीकेंड स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 5x की जगह पर सीकेंड स्क्वायर 5x लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया है।
क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल x है तो फिर ये सीकेंट स्क्वायर, फिर इसके यहाँ पे भी x आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर एंगल 5x है तो सीकेंट स्क्वायर और फिर यहाँ पर भी 5x आएगा। अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ चुकी है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर ली है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। पार्ट 5 में आपको ये वाला फंक्शन दिया गया है और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे आप ज़रा गौर करें तो जो इक्वेशन आपको दी गई है वो डिफरेंशियल फॉर्म में दी गई है। आप चाहें तो इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने हर टर्म को दोनों तरफ dx से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये वाली टर्म बन जाएगी dy/dx और इसमें dx से कट जाएगा, 2 रह जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को एज इट इज़ ही रहने दूँ और यहाँ से मैं ओरिजिनल फंक्शन में से मैं वैल्यूज़ डिफरेंशियल फॉर्म में ले लूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरह से लिख लूँ तो डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। अब आपको पता है पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से एक नंबर और सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ये माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 रेज़्ड टू पावर x की पावर -3। तो एक्चुअली वैल्यू आ जाएगी dy/dx 2 ओवर x को हम डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। अब आप यहाँ पे गौर करें, अगर मैं x क्यूब को इस साइड पे ले जाऊँ और dx को इस साइड पे ले जाऊँ यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ। तो अब देखिए x क्यूब dy की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है जो कि 2dx की इक्वल है। तो मैं x क्यूब dy की जगह पर 2dx लिख सकती हूँ। अब इसकी जगह पर मैं लिखूँगी 2dx और ये ऑलरेडी 2dx है तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, मेरे पास यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाएगी। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। पार्ट 6 इसमें ये हमें फंक्शन दिया गया है और ये दिए गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में फ़र्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है तो अब हम इस फंक्शन का फ़र्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्योंकि इसमें दो फंक्शन हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी डिफरेंशिएशन करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हम x का डेरिवेटिव लेंगे और ये फंक्शन एज इट इज़ आएगा। x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा और साथ log x एज इट इज़ आएगा, इसमें प्लस का साइन आएगा। अब x जो है वो एज इट इज़ आएगा और log x का डेरिवेटिव लेंगे, log x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आएगा। dy/dx को हम y डैश लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा log x प्लस कट गया 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। y डैश की जगह पे ये वैल्यू 1/x एज इट इज़ और y की जगह पर ये वाली वैल्यू लिखेंगे x log x। यहाँ पर देखिए x से कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस log x आ जाएगा। ये देखिए अब ये एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव, दोनों कट जाएंगी। यहाँ पे भी 1 रह जाएगा और यहाँ पे। सो ये भी प्रूव हो चुका है कि ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन दी गई है हमें ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसमें dy/dx क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं साइन x और dx को दूसरी तरफ ले जाती हूँ। अब इस dx को अगर मैं इस साइड पर लाऊँ तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं dx इधर ले आती हूँ तो ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी।
अब ये देखिए इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है। और डिग्री आपको मालूम है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है तो डिग्री भी 1 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द फंक्शन वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का है। इसमें भी हमें फंक्शन दिया गया है और हमने प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो अब ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें इस फंक्शन का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव। ए एज इट इज़ आएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव ले माइनस साइन एक्स, और b एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव ले तो कॉस एक्स। अब इक्वेशन 1 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ए एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो कॉस एक्स, b एज इट इज़ और कॉस एक्स का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन एक्स। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर a में पुट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव की जगह पर ये वैल्यू पुट की और y की जगह पर ये। तो देखिए जनाब ये तमाम टर्म्स आपस में कट जाएंगी, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू 0 और राइट हैंड साइड पे भी। सो प्रूव हो चुका है कि ये जो फंक्शन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन था। क्वेश्चन नंबर 6 शो डैट दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन दिए गए हैं। पहले फंक्शन को उन्होंने y1 से शो किया है, यानी कि पहले फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यूजुअली हम किसी भी फंक्शन को y से शो करते हैं ना। अब क्योंकि इसमें दो फंक्शन है इसलिए उन्होंने एक फंक्शन का नाम y1 रख दिया और दूसरे फंक्शन का नाम y2 रख दिया। ठीक है, अब पहला फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, दूसरा फंक्शन एक्स क्यूब के इक्वल है। अब आपने 1 बाय 1 इन दोनों फंक्शंस को चेक करना है क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है या नहीं। ये क्वेश्चन उसी तरह से करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन हमने बिल्कुल उसी तरीके से करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख ली है, सबसे पहले पहला फंक्शन लिखते हैं। अब क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, तो इस फंक्शन का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 2x आएगा, फिर इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 आएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करते हैं। y डबल डैश की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, माइनस 4x, y डैश की जगह पर 2x पुट करेंगे और 6 और y की जगह पर हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि y का मतलब है कि फ़ंक्शन की वैल्यू पुट करें। अभी फ़िलहाल फंक्शन ये वाला है एक्स स्क्वायर, तो इसके यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। अब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इस पर भी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी। अब हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं जो कि है y2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका भी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो 3 to 6x आएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं। y डबल डैश की जगह पर 6x और y डैश की जगह पर ये 3x स्क्वायर और ये 6 एज इट इज़ y की जगह पर ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं आर C1y1 एंड C2y2 आल्सो ए सॉल्यूशन, यानी कि अब उसने फंक्शन थोड़े चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो C1y1 है इसका मतलब ये है अब जो नया फंक्शन है वो है C1y1। C1 और y1 की जगह पे वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो C1 एक्स स्क्वायर। अभी नया फंक्शन ये वाला है और दूसरा जो फंक्शन है वो है C2y2। ठीक है, y2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है एक्स क्यूब,
तो फिर दूसरा फंक्शन हो गया c2x³। अब हमारे पास ये दो नए फंक्शन आ चुके हैं। इनको वन बाय वन हमने उसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखना है क्या यहाँ पर भी जो इनका राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं यहाँ वाई लिख लेती हूँ। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वाई डैश, तो यह आएगा 2c1x और डबल डेरिवेटिव होगा 2c1। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिख ली है, इसमें हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई डबल डैश की वैल्यू है 2c1, 4 एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, वाई डैश की वैल्यू है 2c1x प्लस 6 और y की वैल्यू है हमारे पास c1x²। सिंप्लीफाई करें तो 4 टू द 8 c1x² प्लस 6c1x²। 2c1x² एंड 6c1x² दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये टोटल बन जाएगा 8c1x² और ये वाला है -8c1x² इज इक्वल टू 0। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ चुकी है। अब हम इस फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे y लिख लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा 3c2x²। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा 6c2x। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। y डबल डैश की जगह पर 6c2x, अब y डैश की जगह पर लिखेंगे 3c2x²। यहाँ पर 6 एज इट इज़ और y की जगह पर लिखेंगे हम c2x³ इज इक्वल टू 0। 6c2x³ माइनस 12 c2x³ प्लस 6c2x³। अब इन दोनों को ऐड करें तो 12c2x³ बनता है माइनस 12c2x³ इज इक्वल टू 0, कट गया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। तो फाइनली ये भी प्रूव हो चुका है। अब हमने इसका सेकेंड पार्ट करना है, चेक इफ़ y1 प्लस y2 इज़ आल्सो सॉल्यूशन, यानी हमने एक और फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें y1 और y2 को ऐड कर लें। y1 की वैल्यू हमारे पास थी x² और y2 की वैल्यू हमारे पास थी x³। तो अब जो नया फंक्शन बना है वो ये वाला है। इस नए फंक्शन को भी हम y से शो करेंगे। अब हम इसका लेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x² आएगा। फिर हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6x आएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। y डबल डैश की वैल्यू ये है 2 प्लस 6x, y डैश की वैल्यू इसके इक्वल है तो इसकी जगह पे लिखते हैं 2x प्लस 3x² और y जो है वो एक्चुअली इसके इक्वल है तो इसकी जगह पे लिखते हैं x² प्लस x³ इज़ इक्वल टू 0। ओपन करते हैं तो ये आएगा 2x², ये आएगा प्लस 6x³, इसको मल्टीप्लाई करें -4 टू द 8x², इसको मल्टीप्लाई करें -12x³। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x², फिर इसको मल्टीप्लाई करें 6x³। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 2x² और 6x² तो बनेगा 8x², फिर 6x³ और 6x³, तो ये बनेगा 12x³। फिर आएगा ये -8x², फिर आएगा ये -12x³ इज इक्वल टू 0। ये जनाब तमाम वैल्यूज़ कट डाउन हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, तो ये प्रूव हो चुका है कि y1 प्लस y2 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।